खुश रहो, खुश रहिए, खुश रहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है नाम सर। खुश रहिए। आर्थिक उदारीकरण, भारत में आर्थिक उदारीकरण। लिख लीजिए। हम बोलेंगे, आपको लिखना है। भारत में आर्थिक उदारीकरण। चौबीस जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 के बाद भारत में नवीन औद्योगिक नीति की स्थापना हुई। और आर्थिक सुधार आर्थिक सुधार का जन्म हुआ। प्रणाम सर। खुश रहो। म्यूट करो प्रियंका, म्यूट करो। हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है भारत में आर्थिक उदारीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991। नवीन औद्योगिक नीति। नवीन औद्योगिक नीति प्रभात। सर, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में आर्थिक उदारीकरण। टाइटल लिख लीजिए। भारत में आर्थिक उदारीकरण
भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 से आरंभ हुआ, जब भारत में नवीन औद्योगिक नीति की स्थापना की गई। नाइनटीन 1991 में नवीन औद्योगिक नीति के बाद आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म की स्थापना हुई। कुछ और हम लोगों का आज का टॉपिक है भारत में आर्थिक उदारीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण का आरंभ 24 जुलाई 1991 में हुआ और उसी वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार भारत में किए गए, जिसको कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का देन है। आर्थिक उदारीकरण नवीन औद्योगिक नीति का देन है। आर्थिक उदारीकरण का अर्थ होता है देश के आर्थिक नीतियों में उदारीकरण की नीति को लागू किया जाए। उदारीकरण का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक बाजार तंत्र को लागू किया जाए। अधिक से अधिक बाजार तंत्र को लागू किया जाए, अधिक से अधिक प्राइवेट सेक्टर को विकसित किया जाए, अधिक से अधिक विदेशी विनियोग किया जाए। पब्लिक सेक्टर को घटाया जाए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जाए। आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य भारतवर्ष में अधिक से अधिक बाजार तंत्र को विकसित किया जाए, सेवा तंत्र को विकसित किया जाए, सेवा उद्योग को विकसित किया जाए, आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत भारतवर्ष में निजी उद्योग की भूमिका बढ़ाई जाए।
आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत विदेशी विनियोग को अत्यधिक प्रोत्साहन किया जाए। चीन में उदारीकरण 1978 में किया गया। सर चीन वाला फिर से बोल दीजिए। चीन में आर्थिक उदारीकरण 1978 1978 ईस्वी में किया गया, जबकि भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में किया गया। क्या समझे मोतीलाल आर्थिक उदारीकरण से? इसमें से प्राइवेट प्लेयर को इनवाइट करने का व्यवस्था किया गया और साथ ही पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को कम करके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया गया और पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो चेंजेस लाना था उसमें उसके मैनेजमेंट वाले पार्ट में सुधार किया गया और गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के बीच MOU साइन किया गया, जिसमें जो पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम कर रहे थे उनको विदेशों से भी इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने का सीधा सीधा अधिकार दिया गया और उनको विदेशों में इन्वेस्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। और इसके अंतर्गत शुरुआत में नवरत्न और मिनी रत्न की व्यवस्था की गई। नवरत्न के अंतर्गत 9 बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें IOC, गेल, IOC गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जैसे संस्थानों को, जैसे PSU को शामिल किया गया। वहीं मिनी रत्न के अंतर्गत 97 कंपनियों को लिया गया था, जो आगे चलकर जो नवरत्न थी उन्हें महारत्न का दर्जा दिया गया और विदेशों में 5000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को मंगाने और लगाने का छूट दिया गया। और इनमें से नवरत्न में से भी बहुत सारी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया। महारत्न जो मिनी रत्न थे उनको नवरत्न का दर्जा दिया गया और नई कंपनियों को शामिल किया गया, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड भी एक है। इस तरह से पब्लिक सेक्टर को भी मदद मिली और साथ में प्राइवेट प्लेयर भी काफ़ी आए, जिसमें कंज्यूमर सुविधा वाली कंपनियां आने से कंज्यूमर बेस्ड बाजार हो गया। पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सीमित मात्रा में ही उत्पादन कर पाती थी, लेकिन कंज्यूमर बेस्ड होने के कारण कंज्यूमर के प्रेफरेंस के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मारुति को कड़ी टक्कर देते हुए हुंडई ने यह प्रमाणित कर दिखाया। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी भारी बदलाव आया, जिसमें ब्रॉड लेवल पे उत्पादन होने लगा। ब्रॉड लेवल का संदर्भ यह है कि वेरिएंट उत्पादन के वेरिएंट में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। इस तरह के चेंजेस के आधार पर यह कह सकते हैं कि उदारीकरण के अंतर्गत जो डी लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो काफ़ी हद तक कामयाब रही। सर हाँ, करेक्ट है। तो प्रभात, तुम क्या समझे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से? इसमें सर लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस था उसको खत्म कर दिया गया और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो प्राइवेट कंपनी थी उसको प्रोत्साहन दिया गया। करेक्ट। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ कि मार्केट एंड सर्विस ओरिएंटेड व्यापार को बढ़ाया गया। निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाई गई, निजी क्षेत्र को महत्व दिया गया, निजी क्षेत्र का विस्तार किया गया और विदेशी विनियोग को बढ़ाया गया। भारत के
जो निजी क्षेत्र के थे वो विदेशों में इन्वेस्ट करने लगे, विदेश से भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ा और इससे हमारे यहाँ आप देखेंगे कि $1 जो हमारा था फंड 1991 के जनवरी में मात्र $1 बिलियन और वो लगातार बढ़ना शुरू हुआ और आज बढ़ के कितना हो गया है राजू? 555.12 बिलियन डॉलर है सर। 555.12 555 बिलियन 555.12 बिलियन डॉलर हमारा बढ़ गया। अगर हम लोग 1978 में चीन के साथ साथ लिबरलाइजेशन किए होते तो आज हम लोग चीन के पीछे नहीं रहते, चीन के बराबरी में रहते या चीन से थोड़ा आधा आगे ही रहते। तो इसलिए हमारे यहाँ उदारीकरण आने में लेट हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो बना हुआ था 1956 की औद्योगिक नीति वो पूर्णतः क्लोज्ड इकोनॉमी वाली नीति थी और उसमें विदेशी विनियोग की भूमिका बहुत ही जटिल थी, इनइलास्टिक थी। तो 1991 के औद्योगिक नीति जो हम लोग पढ़े आज सुबह में, 1991 की औद्योगिक नीति के द्वारा बहुत सारा सुधार लाया गया और उसे मार्केट ओरिएंटेड विस्तार किया गया, सर्विस ओरिएंटेड विस्तार किया गया और इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। अब लिखिए नीचे पैराग्राफ बदल दीजिए, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, भारत में आर्थिक सुधार के यंत्र, भारत में आर्थिक सुधार के यंत्र किस यंत्र को लगाया गया जिससे आर्थिक सुधार आने लगा? तो नंबर 1 लिखिए, इंपोर्ट टैरिफ। नंबर 1 है आर्थिक सुधार का, नंबर 1 है इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ। नाइनटीन 1991 में 24 जुलाई के बाद जो नवीन औद्योगिक नीति आई उसमें इंपोर्ट टैरिफ में भारी कमी की गई। और इससे हमारा विदेशी व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। आयात कर, आयात तटकर, आयात तटकर में 1991 के 24 जुलाई को भारी कमी की गई। जिससे आर्थिक उदारीकरण प्रभावित हुआ, भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू हो पाया। सर लास्ट लाइन क्या बोले हैं? आयात तटकर, आयात तटकर में भारी कमी की गई। आयात में भारी कमी की गई, आयात तटकर में भारी कमी की गई जिससे आर्थिक उदारीकरण का विस्तार हुआ। पहला पॉइंट क्या हो गया? इंपोर्ट ड्यूटी।
इंपोर्ट टैरिफ, पहला पॉइंट है इंपोर्ट टैरिफ। दूसरा पॉइंट लिखिए डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट। डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को बहुत सारे नियमों से बांधा हुआ था। तो उस नियमों में उन नियमों में बदलाव किया गया। डीरेगुलेशन किया गया। और डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स के कारण भारी बदलाव हुए। बाजार मांग और पूर्ति, बाजार मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों से बाजार मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों से निर्धारित हुई, विस्तृत हुई और इससे आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। नंबर 3, करों में कमी, टैक्सेशन, रिडक्शन इन टैक्सेशन। देश में कर के दरों में भी काफी ऊंचाई था। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर काफी ऊंचे थे। आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत कर में कमी की गई। कर में सुधार किया गया। पहले व्यक्तिगत आयकर पे या कॉरपोरेट आयकर में 39 स्लैब था। उसको घटाकर 3 स्लैब कर दिया गया। कर प्रणाली को सरल बनाया गया। प्रत्यक्ष कर में सुधार किया गया। अप्रत्यक्ष कर में सुधार किया गया और अप्रत्यक्ष कर में कुछ समय लगा, लेकिन वन नेशन वन जीएसटी, वन नेशन वन जीएसटी की धारणा का जन्म हुआ। आर्थिक सुधार के अंतर्गत कर सुधार को महत्व दिया गया। तो पहला पॉइंट हो गया इंपोर्ट टैरिफ, दूसरा पॉइंट हो गया डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट, तीसरा पॉइंट हो गया रिडक्शन इन टैक्स रेट्स और चौथा पॉइंट है
greater foreign investment. विदेशी विनियोग में बढ़ोतरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया गया। ताकि देश में विदेशी विनियोग में वृद्धि हो। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किया गया। नंबर 5, विदेशी विनियोगकर्ता के सभी समस्याओं का निदान सिंगल विंडो के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट लिखिए, भारत में उदारीकरण के पक्ष में तर्क। भारत में उदारीकरण लाया गया, इसके पक्ष में तर्क। नंबर 1 है ग्रोथ रेट। आपत्ति काल का पीरियड अभी छोड़ दीजिए। नॉर्मल जो है, अभी तो न्यू नॉर्मल की स्थिति है। न्यू नॉर्मल में पेंडेमिक है, बहुत सारे नियम कानून आपको लागू नहीं होंगे। लेकिन जो पीछे के वर्षों में जो उदारीकरण का तर्क दिया गया, वो बतलाया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का दर बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है बढ़ेगा 8%, 7%, 8% बढ़ेगा और बढ़ने की प्रवृत्ति इसमें रहेगी। हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उदारीकरण का प्रमाण विभिन्न देशों में पाया गया है। चाइना में भी 12% ग्रोथ रेट है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन का प्रतिफल है। तो लिबरलाइजेशन के सपोर्ट में पहला पॉइंट क्या है? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। नंबर 2 पॉइंट है कि IMF IBRD का सुझाव है कि आर्थिक लिबरलाइजेशन किया जाए। भारत में आर्थिक उदारीकरण के लिए विश्व बैंक तथा IMF का जबरदस्त प्रेशर था।
जबरदस्त प्रेशर था कि अगर भारत विकास करना चाहता है तब उसको आर्थिक उदारीकरण के नीति को अपनाना होगा, बंद अर्थव्यवस्था की नीति को त्यागना होगा, विदेशी विनियोग को बढ़ावा देना होगा, विदेशी विनियोगकर्ताओं को सुविधा देना होगा, देशी और विदेशी में विभेद मिटाना होगा। तीसरा है कि विश्व के विभिन्न देशों का इतिहास रहा है जिससे प्रेरित होकर सर तीसरा फिर से बोल दीजिए। तीसरा है कि विश्व के अनेक देशों में आर्थिक उदारीकरण को लागू किया जा चुका है। 1978 में 1978 में चाइना 1978 में चाइना में चीन में आर्थिक उदारीकरण को लाया गया। और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी वृद्धि हुई। भारत में भी आर्थिक उदारीकरण लाया गया। भारतवर्ष में आर्थिक उदारीकरण को लाया गया और इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हुई। सामान्य स्थितियों में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वृद्धि हुई। (1991) से 2020 तक लगातार आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत उन सारे कानून को बदल दिया गया, संशोधित किया गया, खत्म कर दिया गया। वह कानून जो आर्थिक विकास में बाधक हो। वह कानून जो आर्थिक विकास में बाधक।
अब देखिए, आर्थिक उदारीकरण के विपक्ष में तर्क। आर्थिक उदारीकरण के विपक्ष में तर्क। नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ऐसे अर्थशास्त्री हैं, राजनेता हैं, जो उदारीकरण के पक्ष में नहीं है। इनका कहना है कि उदारीकरण से देश में आय की विषमता बढ़ जाएगी। उदारीकरण से देश में इनइक्वालिटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो जाएगा। नंबर 2, सर इनइक्वालिटी के बाद क्या बोले हैं, होगी उसका एक लाइन और। इकोनॉमिक डिग्रेडेशन। इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, ठीक है। डिग्रेड होना, आर्थिक आर्थिक डिग्रेड होना, गिरावट। आर्थिक डिग्रेडेशन, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, आर्थिक पिछड़ापन आएगा। आय और धन का जो है विषमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। धनवान और धनवान हो जाएगा और गरीब हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के विपक्ष में बहुत सारे समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ हैं। उनका ऐसा मानना है कि आर्थिक उदारीकरण से धनवान और धनवान हो जाएगा और गरीब हो जाएगा। आय की विषमता बढ़ जाएगी, आर्थिक पिछड़ापन हो जाएगा।
दूसरा, आर्थिक उदारीकरण के संदर्भ में कहा, आलोचकों का कहना है कि इतने लंबे अवधि तक आर्थिक सुधारीकरण किया गया, फिर भी किसी रूलिंग पार्टी ने श्रमिक कानून में कोई परिवर्तन नहीं लाए, लेबर लॉज में। और न ही कृषि सब्सिडी की समस्या को हल कर पाया। सर श्रमिक क्या बोल रहे हैं? श्रमिक लेबर लॉज को परिवर्तित नहीं किया, एग्रीकल्चरल सब्सिडी को परिवर्तित नहीं किया, भूमि सुधार हमारा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जॉबलेस ग्रोथ हुआ सर। और जॉबलेस ग्रोथ हुआ। तीसरा पॉइंट है जॉबलेस ग्रोथ। आलोचकों का कहना है कि आर्थिक उदारीकरण आने से रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जिसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। जॉबलेस ग्रोथ तीसरा पॉइंट हो गया ना। चौथा पॉइंट लिखिए, कि भारत के बहुत सारे अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ का कहना है कि आर्थिक उदारीकरण से देश के सभी लोगों को लाभ नहीं होगा, सभी लोगों को लाभ नहीं होगा। और ऐसा देखने में आ रहा है गरीबी और बेरोजगारी में भारी वृद्धि हो गई है।
बहुत सारे राज्यों से पलायन हो करके कुछ राज्यों में इकट्ठा हो रहे हैं लोग। और इससे क्षेत्रीय विषमता क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा हो रहा है। आर्थिक उदारीकरण देश के सभी व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होगा। इस पर शंका व्यक्त किया जा रहा है। पांचवा पॉइंट लिखिए, इंक्लूसिव ग्रोथ का अभाव। खास वर्ग में विकास हो जाएगा। वैसे भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जनधन योजना के अंतर्गत सभी को बैंक खाता खोला गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी की प्राप्ति पर विश्वास नहीं हो रहा है। नंबर 6 लिखिए, आलोचकों का कहना है कि आर्थिक उदारीकरण से भारतवर्ष में इनइक्वालिटी, आय की विषमता में भारी वृद्धि हुई है। इसका पहचान है कि करोड़ों गरीबों में उपभोग दर स्थिर है, लेकिन धनवान वर्ग में उपभोग दर बहुत ही ऊंचा हो गया है।
7वां लिखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद आर्थिक विकास में गिरावट। भारत के जीडीपी में लगातार गिरावट हो रही है। यह औसत 5.1% दर है। जो इस बात को दर्शाता है कि आर्थिक उदारीकरण से जो सपना आर्थिक सुधार का देखा गया, वो अधूरा रह गया। आठवीं आलोचना लिखिए। 8वीं आलोचना है, अधिकांश अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आर्थिक उदारीकरण से रोजगार के ग्रोथ रेट में कमी आई है। एक्सपोर्ट में कमी आई है। और लोगों का जो कैलोरी इंटेक है उसमें भी कमी आई है। नौवां पॉइंट लिखिए। आलोचकों का कहना है कि आर्थिक उदारीकरण के कारण भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट की प्रतिकूलता बढ़ गई है। भारत के करेंट अकाउंट डेफिसिट की प्रतिकूलता बढ़ गई है। CAD कैड करेंट अकाउंट डेफिसिट, कैड CAD CAD कैड करेंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि आर्थिक उदारीकरण कोई जादू की छड़ी नहीं है। किसी भी आर्थिक विकास के लिए आर्थिक तत्व तथा गैर आर्थिक तत्व, आर्थिक तत्व तथा गैर आर्थिक तत्व दोनों का समान रूप से भूमिका है। गैर आर्थिक तत्व में जनसंख्या वृद्धि, गैर आर्थिक तत्व में जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की गुणवत्ता में विषमता, गांव की शिक्षा तथा शहर की शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर है। भारत के सभी तकनीकी संस्थान की गुणवत्ता एक समान नहीं है। जनता की अपनी भागीदारी का भी महत्व है। धार्मिक तथा सामाजिक जाति प्रथा, रूढ़िवादी तरीके, रीति रिवाज, ये सभी ऋणात्मक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। और इसी कारण से आर्थिक उदारीकरण चीन में सफल हो रहा है। लेकिन भारत में उतनी सफलता नहीं मिली है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी आर्थिक उदारीकरण के रास्ते भारत सरकार चल रही है। आने वाले वर्षों में इसकी सफलता की आशा रखी जाती है। आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ निजीकरण तथा वैश्वीकरण
आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ निजीकरण तथा वैश्वीकरण इन सभी के एक साथ ऑपरेट होने पर इन सभी को एक साथ कार्य करने होंगे। इसमें क्वेश्चन आपको रहेगा, आर्थिक उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके पक्ष विपक्ष में तर्क दें। उदारीकरण का अर्थ हो गया बाजार का विस्तार करना, पब्लिक सेक्टर को घटाना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना, विदेशी पूंजी को देश में अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को लाना। प्रियंका तुम बताओ तो आर्थिक उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? सर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना और फिर विदेश से मतलब विदेशी मुद्रा को भारत में लाना और फिर क्या बोल रहे हैं? और देश में निजी हाथों में कंपनियों का ज्यादा विस्तार करना। करेक्ट करेक्ट। उमेश चंद्रा तुम बोलो तो 2 लाइन। सर उदारीकरण का सबसे महत्वपूर्ण है कि सर ये पब्लिक सेक्टर से हटाकर ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना और एफडीआई को विदेशी से भारत में मंगाना, जिससे कि रोजगार का अवसर बढ़ाया जा सकता है। तुम राजू बोलो तो। सर उदारीकरण का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, देश में चल रहे आर्थिक विकास में बाधा वाले कानून को समाप्त करना और क्या बोलते हैं निजी सेक्टर को बढ़ावा देना। यस सर। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। करेक्ट। उद्देश्य तुम बोलो तो 2 लाइन। बाजार का विस्तार करना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना और पब्लिक सेक्टर को कम करना और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और तरह तरह का प्रतिलोभन देना, जैसे कि आयकर कम, टैरिफ कम कर देना। करेक्ट। अनित तुम बोलो तो 2 लाइन। आर्थिक उदारीकरण किसे कहते हैं? आर्थिक उदारीकरण बोलो, म्यूट किए हुए हो। सर आर्थिक उदारीकरण का अर्थ है सर कि बाजार तंत्र को विस्तार करना, विनियोग स्तर को बढ़ावा देना और निजी क्षेत्र को सर्वमान्य के बढ़ावा देना। करेक्ट। महेंद्र कुमार यादव कहाँ है भाई? जी है सर। गुजरात मॉडल आप विकसित जगह में है, हम लोग और विकसित देश में। हाँ यही बताइए। हुआ है सर, निजीकरण और उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण पर 2 लाइन बोलिए ना। जी जी, आर्थिक उदारीकरण का अर्थ है कि सर देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के लिए खोल देना, निजीकरण को बढ़ावा देना और सरकारी स्वामित्व को हटाना और विदेशी विनियोग को बढ़ाना होता है। बहुत करेक्ट, बहुत अच्छा है। दैट्स ऑल, थैंक यू। सर जी प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए।